प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक ऑडियो क्लिप, जिसके अंदर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी साहब अपना दौरा फ्रांस के दौरान एक जो आज न्यूज़ के सहाफ़ी हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा। ऑडियो क्लिप में शहरियार आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि पेरिस की सहाफ़ती बरादरी जो है वो यूनुस खान साहब से ये पूछे कि उन्होंने तनकीदी सवाल क्यों किया, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो यूनुस खान समेत सारे बैरून मुल्क मकीम जो सहाफ़ी हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस खान साहब। ये नुमाइंदा हैं आज न्यूज़ के पेरिस में, और इन्होंने ही सवाल पूछा जिसके ऊपर शहरियार आफरीदी साहब जो थे जो उनको वो अच्छा नहीं लगा। वेलकम टू द शो यूनुस साहब। जी यूनुस साहब, सर ये बताइएगा कि ऐसा क्या सवाल था जो आपने पूछा जिस पे जो ऑडियो क्लिप एटलीस्ट सामने आया है, शहरियार आफरीदी साहब बहुत नाराज हो रहे हैं कि आपने ऐसा सवाल पूछा क्यों? देखिए, सवाल तनकीदी बिल्कुल नहीं था, बहुत तामीरी सवाल था। मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल पूछा था कि आप कश्मीर कमेटी के आप चेयरमैन हैं, आपका काम दुनिया के ऐवानों में कश्मीर के मसले को उजागर करना है। यहाँ पे आप फ्रांस में आए हैं, यहाँ किसी थिंक टैंक किसी हुकूमती इक़्तिदार से आप मिले हैं कि नहीं, कश्मीर के हवाले से आपने उनको कोई बात की है कि नहीं। तो मैंने सिर्फ एक सादा सा सवाल था और इस सवाल पे वो इतना हाइपर हो गए थे। नहीं तो सर उन्होंने वहां जवाब क्या दिया आपको? जी, उनका कहना था कि वो माइग्रेन है उनको और वो यहाँ पे डॉक्टर का इलाज कराने के लिए आए, और यहाँ पे चूंकि प्रोसीजर बहुत लंबा होता है यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन से या थिंक टैंक से मिलने के लिए, तो अगली दफा जब वो आएंगे तो वो इस हवाले से जरूर। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि वो वहां किसी जाती ट्रिप पे आए हुए थे? देखिए, जो उनका ट्रिप था वो जाती नौयती का था, वो डॉक्टर से मिलने आए थे, क्योंकि जो ऑडियो लीक थी उसमें वो यही कहते कि मैं डॉक्टर से मिलने आया था। लेकिन यहाँ पे कश्मीर कम्युनिटी ने यहाँ पे उनके एजाज में एक दावत रखी थी 15 अक्टूबर को, और वहाँ पे उसने एक जलसा सा किया था, वहाँ पे उसने तकरीर की थी कोई 2 घंटे की, और वो तकरीर भी वो कश्मीर के हवाले से थी, कश्मीरी कम्युनिटी ने अरेंज की थी। लेकिन वो उस तकरीर में भी उन्होंने ज़्यादातर हदफ जो है वो अपोजिशन को बनाया था, और अपने अमेरिका के जो विजिट है उसके हवाले से बात की थी। कश्मीर के हवाले से इतनी कोई खास बात उन्होंने नहीं की थी। यूनुस साहब ये बताइएगा कि आपके पास कुछ मालूमात हैं कि ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, क्या आप जानते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं, किसको ये वो पैगामात दे रहे थे, किनको वो कह रहे थे कि वो आपको सॉर्ट आउट करें, आपको समझाएं, टू पुट इट पोलाइटली? देखिए, वो जो यहाँ के जो कम्युनिटी के कुछ अफराद थे, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर थे, उनके साथ ये बातचीत कर रहे थे। कश्मीरी कम्युनिटी जिन्होंने इनका जो जलसा अरेंज किया था उनसे कह रहे थे कि आपने उनको सवाल करने क्यों दिया और उन्होंने इसको चलाया क्यों। हालांकि सहाफ़ी का काम सवाल करना था। ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, इनका काम दुनिया भर में कश्मीर के हवाले से जो है आवाज़ बुलंद करना है। तो ये अगर एक सहाफ़ी का एक आम सा सवाल नहीं का जवाब दे सकते तो ये दुनिया में आलमी बरादरी में कैसे कश्मीर के मसले को उजागर कर सकते हैं? मेरा तो अब ये भी सवाल बनता है। सही। और सर ये बताएं कि क्या फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने आपसे कांटेक्ट किया है ये जब ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है तो? जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वाले राब्ते में है, इसके हवाले से पुलिस रिपोर्ट कर दी गई है। चूंकि यहाँ पे इसने जो बातचीत की है वो फ्रांस के कवानीन के खिलाफ है, यहाँ पे लोगों को उन्होंने तशद्दुद पर उकसाया, मेरे खिलाफ इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से यहाँ पर सख्त कवानीन है, और उन्होंने जो बात की है वो इज़हार राय की आज़ादी के खिलाफ है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इस टाइम इसके हवाले से वो काम कर रही है। और सर ये बताएं कि इस सारे वाक़े के बाद फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने नोटिस भी लिया, आपको कांटेक्ट भी किया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या जो एम्बेसी है पेरिस में उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आया, कोई उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, इस मसले को हल करने की कोशिश की है? नहीं जी, सफारत खाना पाकिस्तान पेरिस से या हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से हमें कोई भी राब्ता नहीं किया गया है, बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पर प्रेशर डाला गया है कि हम इस हवाले से खामोश रहें, खबरें ना दें, मीडिया में इस हवाले से मालूमात ना दें, और ज़्यादातर यही चीज़ें हुई हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान या सफारत खाना पाकिस्तान पेरिस की तरफ से हमें कोई भी राब्ता नहीं किया गया।
और सर ये बताएं कि क्या शहरयार आफरीदी साहब से कोई आपका पहले जैसे बहुत से सहाफ़ियों का होता है कि यूर इन टच विद पॉलिटिकल फिगर्स डायरेक्टली पर्सनली, क्या आप उनको पहले जानते थे? क्या उन्होंने कोई आपसे राब्ता करने की कोशिश की है, कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश की है? देखिए, मैं उनको पहले नहीं जानता था। इनके साथ ये मेरी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात हमारी यूनाइटेड नेशन इंसानी हकूक कौंसिल में हुई थी जब वो इमरान खान के साथ दौरे पे आए थे, लेकिन उस वक्त हमारी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि हम वो इमरान खान साहब के दौरे को कवर कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने मेरे साथ डायरेक्टली रब्ता किया था जब ये वीडियो जो मैंने सवाल किया था ये वायरल हुआ था, और इस पे इन्होंने मेरे से फ़ोन पे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता था, लेकिन स्टेज पर मैं फ्रांस पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से जवाब नहीं देना चाहता था। और वजह ये थी कि फ्रांसीसी हुकूमत ने तौहीन आमेज़ हाके शाया की थी उनके, उस वजह से मैं इन लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता। आप पुश्तून हैं, आप मुसलमान हैं, अब आपने इस्लाम के नाम पर, आपने पुश्तून भाई होने के नाते आपने ये जो है ना वीडियो डिलीट कर देना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के फ्रांस के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं, इसलिए मैं इनसे मिलना नहीं चाहता था। तो मैंने उनको कहा कि देखें, आप यहाँ पे इस्लाम कार्ड ना कह लें, जो बुनियादी मसाइल हैं, जो वजह है फ्रांस और पाकिस्तान के ताल्लुकात की खराबी की, उसकी वजूहात कुछ और है, इसका मजहबी हवाले से कोई नहीं है। सही। और सर ये बताइएगा, वक्त सारा कम रह गया इसलिए आपकी बात काट रही हूँ, कि क्या अब आपको कुछ आप सोचेंगे पाकिस्तान आते वक्त, रेगुलरली विजिट करते हैं, आगे कोई प्लान कर रहे हैं, या इस वाक़े के बाद आप पाकिस्तान आने पे भी आपके खदशात होंगे? देखिए, ये नए साल पे मेरा प्रोग्राम था, मैंने टिकट भी ली थी पे हम पाकिस्तान आने का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन अब जो मौजूदा हालात बन गए, बल्कि मेरी बेटियां हैं यहाँ पे 3, तो वो मैं उनको हमेशा कहता था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा कल्चर, उनको प्रमोशन अपने मुल्क के बारे में। तो मेरी बेटी मेरे से सवाल ये कर रही थी कि पापा ये क्यों आपसे एक पॉलिटिशियन ने आपको धमकियां दी और इसकी क्या वजह था? तो मैं उनको भी ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकता था, और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो किसी सियासतदान के नहीं हो सकते, वो सियासतदान से ज़्यादा वो गैंगस्टर लग रहे थे। तो इसलिए डर और खौफ तो होता है, इसलिए मैंने अभी फ़ौरन जो आने का जो प्रोग्राम है वो अभी मैंने कैंसिल किया है, और मौजूदा हालात में तो अब जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं 100 दफ़ा सोचूंगा। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो शरह सूद में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है, जिसके बाद 9.75% शरह सूद हो गई है। स्टेट बैंक ने कहा कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको काउंटर करने के लिए ऐसा किया गया है। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, माहिर मौत हैं। वेलकम टू द शो खुर्रम साहब, ये दूसरा इजाफा है 2 माह के अंदर शरह सूद में। क्या आप भी जो गवर्नर स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू में बात की उससे इत्तेफाक करेंगे कि ये इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो कंट्रोल होगा? थिंक ये जो स्टेप इन्होंने लिया ये ज्यादा एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए लिया है। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए अभी इनको मजीद और काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन को एक और धक्का लगेगा जब अगले हफ्ते मिनी बजट आएगा, जिसमें मजीद और आइटम्स के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो उसका इजाफा होगा। और अभी आने वाले दिनों में जो पिछले चंद महीनों में एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन हुई है उसका भी इम्पैक्ट अभी प्राइस लेवल के थ्रू नहीं गुजरा प्रॉपर्ली। तो फिलहाल तो इन्फ्लेशन की साइड पे तो प्रेशर मौजूद है, अपनी जगह रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक ज्यादातर ये स्टेप्स ले रहे हैं एक्सचेंज रेट को काबू में लाने के लिए और रिजर्व्स को सेफगार्ड करने के लिए। आरफा? तो खुर्रम साहब, जो स्टेट बैंक गवर्नर ने ये भी कहा कि पिछली दफे क्योंकि उनसे पूछा गया कि जैसे 13% पे ले गए थे शरह सूद इनिशियली, तो क्या इस दफे भी ऐसा करेंगे? तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, इस दफे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि ये जो इन्होंने इस दफे इंक्रीज किया है ये काफी होगा? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि ये तो अभी एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए लिया है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उसका इम्पैक्ट तो अभी हम देखेंगे। तो आपको लग रहा है कि यहाँ ये रुक जाएंगे या ये इसको और मजीद बढ़ाएंगे? आरिफा, मेरी जो बातें हुई हैं ज्यादातर मार्केट प्लेयर्स के साथ, बैंक्स में ट्रेजरी हेड्स और स्टॉक ब्रोकर की जो रिसर्च डिविजन्स हैं उनमें, तो वहां तो अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल सेक्टर में लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी और करना पड़ेगा इनको। तो बेशक 13% पे ना ले जाएं, लेकिन अभी तो कोई 9.25 पे अगर जैसे बैठे हुए हैं, तो अभी मार्केट में तो उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन है कि ये इसमें 1 से लेके 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स और इजाफा हो सकता है।
पॉसिबल है। रात की जो टी-बिल ऑप्शन हुई है उसमें भी हम देख रहे हैं कि मजीद और कट ऑफ यील्ड्स में इंक्रीज आया है, एटलीस्ट बिड्स में तो इंक्रीज आया है। कट ऑफ यील्ड्स तो भी अनाउंस होंगी तो फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अब किस हद तक वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस डिमांड को। लेकिन मार्केट से प्रेशर फॉर मोर यील्ड्स अभी हट नहीं रहा गवर्नमेंट से। तो कुछ तो इंक्रीज आएगा, 13% तक लेके जाता है या नहीं वो तो फिर अब लॉन्ग टर्म की बात है, यानी कि लॉन्ग टर्म से मतलब अगले 6, 7, 8 महीने में। लेकिन फरवरी मार्च तक 1 या 1.5 परसेंटेज पॉइंट का मजीद इजाफा मार्केट फिलहाल तो देख रही है। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।